हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस साइंस लेक्चर सीरीज़ का 5वां वीडियो करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम अब से 15 क्वेश्चन को करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टिव लेके आ रहा हूँ मैं अब। और सुबह और शाम को एक एक वीडियो आपको मिलेगा विज्ञान का डेली। मंडे से जीके और विज्ञान सुबह और शाम का टाइम आपके लिए दो दो वीडियो के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो भी समय समय पर आते रहेंगे। मैथ्स भी अब डेली करने वाले हैं हम, और रीजनिंग के अब जो बचे हुए टॉपिक है उनको भी हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। 15 फरवरी से पहले आपका कोर्स हो जाएगा। तैयारी अभी भी 6 मार्च का लेकर ही चलना है आपको, कि 6 मार्च को आपकी एग्ज़ाम होंगी, जब तक कि कोई ऑफिशियल आपकी न्यूज़ नहीं आ जाए, ठीक है ना। तब तक यही मान के करना है कि 6 मार्च को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में जो बताया गया है उनको याद करना बहुत ज़रूरी है आपका, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना हो कोई दिक्कत नहीं, लाइक नहीं करोगे वीडियो को चलेगा, लेकिन यदि याद नहीं करके गए ना तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। याद करके जाना है आपको पूरा, और समझ के जाना है। कुछ क्वेश्चन समझने वाले उनको समझ के जाना है। पहला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। मतलब हमने एक वस्तु को रखा समतल दर्पण के सामने, कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखो अब चित्र पे आ जाओ, ये हमारा बीच में है दर्पण, मिरर है, दर्पण है। इसके हमने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती को रखा है। वस्तु में तो कुछ भी हो सकती है, तो मोमबत्ती मान लो, मोमबत्ती को रखा है हमने। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? तो वो दर्पण के पीछे बनेगा। और कितने पीछे बनेगा? जितने पीछे आपने वस्तु को रखा है उतने ही पीछे दर्पण के प्रतिबिंब बनेगा। जैसे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है ना, मतलब आगे 10 सेंटीमीटर आपने रखा है ना, तो ये प्रतिबिंब जब बनेगा ना तो ये भी दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको? दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खमीर का उपयोग अल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी से यह संबंध रखता है? तो खमीर बहुत काम की चीज़ है। इससे अल्कोहल वाइन में व्यावसायिक उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खमीर का उपयोग आपको याद रखना है, अल्कोहल और वाइन के लिए किया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। तो रट लो इसको कि अल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? खमीर का। और अब पूछा है कि खमीर किस सूक्ष्म जीवों की कौन सी श्रेणी में आता है? तो आपको याद रखना है कि फंगी है ये। क्या है? कवक। कवक की श्रेणी में आता है खमीर, ठीक है। याद रहेगा, खमीर मतलब कवक, खमीर मतलब कवक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग इस रूप में किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि जब भी किसी का पेट खराब हो जाए, है ना, या फिर एसिडिटी हो जाए, तो आपको उसको क्या देना है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देना है। क्या देना है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देना है, क्योंकि ये एंटा एसिड के जैसा काम करता है। एंटा एसिड के जैसा काम करता है। एसिडिटी हो जाने का मतलब क्या है? कि एसिड की मात्रा का बढ़ जाना, और उसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें क्षार डालना पड़ेगा, तभी तो न्यूट्रल हो पाएगा ना। इसलिए हम क्या करेंगे? एंटा एसिड का उपयोग करेंगे, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है एंटा एसिड के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो भूकंप रोधी जो इमारतें होती है ना, भूकंप रोधी जो इमारतें होती है, यह भूकंप क्षेत्र में अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। आपको याद रखना है। अर्थक्वेक में कौन ज़्यादा सर्विस देगा, सेफ्टी रहेंगी? तो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवारों वाले घर, खोखली ईंटों से बनी हुई है। तो खोखली ईंटें जिनके बीच में क्या रहता है? खाली जगह रहता है, खाली स्थान रहता है, जिसमें से वायु आ जा सकती है ना। तो ऐसी ईंटें हम क्यों लगाएंगे? ताकि उसके अंदर वायु फंस सके, और वायु फंसने से क्या होगा? जो गर्मी रहेगी, तो गर्मी में अपना जो कमरा रहेगा वो ठंडा रहेगा। गर्मी में कमरा कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा, क्योंकि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। वायु ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। इसलिए जो हवा रहेंगी वो ईंटों के बीच में यदि फंस जाए तो उतना ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। इसलिए खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवारों वाले घर में क्या होती है? गर्मियों में भी कमरे ठंडे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है?
तो आपको याद रखना है कि जलाने की जो भी क्रिया होगी ना वो हमारे रासायनिक परिवर्तन में आती है। तो मीथेन का जलना ये एक रासायनिक परिवर्तन है, मीथेन का जलना आपको याद रखना है। मीथेन का जलना मतलब जलना कोई भी रहेगा तो वो एक रासायनिक परिवर्तन में आता है, तो इसलिए मीथेन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है? टेस्टर होता है ना, टेस्टर, तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम करंट को नापते हैं। यदि टेस्टर जल रहा मतलब करंट है, नहीं तो नहीं है ना। तो टेस्टर कम संवेदनशील होने का मतलब क्या है कि मतलब उसमें जो करंट है वो पता ही नहीं चल रहा। थोड़ा सी मात्रा में भी यदि करंट पता चल जाए, टेस्टर जल जाए, तो इसका मतलब है कि वो संवेदनशील है, भयंकर संवेदनशील है। मतलब उसमें थोड़ा सा भी करंट फ्लो हो रहा तो बता दे रहा है, अब वो बता ही नहीं रहा है तो इसका मतलब कम संवेदनशील है। तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम संवेदनशील रहेगा? तो एक टेस्टर जिसमें एलईडी का प्रयोग किया जाता है। तो एलईडी बल्ब का प्रयोग करने से थोड़ी ना टेस्टर की संवेदनशीलता पे कोई असर पड़ेगा, है ना। दूसरा ऑप्शन है एक टेस्टर जिसमें एक चुंबकीय दिक सूचक मैग्नेटिक कंपास का उपयोग किया जाता है। तो ये भी अच्छी बात है, मैग्नेटिक कंपास तुरंत वो तो विक्षेपण हो जाएगा यदि उसमें जाता है तो, क्योंकि हमने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी पढ़ रखा है ना, ऑस्टेड ने बताया था। तो और तीसरा है हमारा एज टेस्टर जिसमें एक उच्च वाट तापन हीटिंग फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है, और वो भी कैसा, उच्च वाट पर। तो यदि ये करने लग जाए ना तो पहले बात तो वो निम्न वाट का मेजर ही नहीं करेगा, और हीटिंग फिलामेंट मतलब हीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला सबसे कम संवेदनशील मतलब ठंडा, बेकार, है ना। तो सबसे कम संवेदनशील कौन होगा, वो यही होगा जिसमें उच्च वाट वाला तापन तंतु लगा दे, तो यदि हीटिंग फिलामेंट लगा दे। ठीक है, आप मेरे को बताना बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। मैंने पढ़ाया हूँ आपको बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है ना। तो जो हमारा टॉपिक वाइज वीडियो था उसमें पहला वीडियो आ चुका है विद्युत से रिलेटेड, उसमें हमने ये कवर किया है। वो वीडियो भी जरूर देखना क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपको एमपी पुलिस में उसमें से देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए बनाया गया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगला वीडियो जो टॉपिक वाइज आने वाला है वो प्रकाश पे आएगा। ठीक है, तो उसको भी जरूर देखें आप। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके भी आपको आंसर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक है? सबसे अधिक वजन पूछा उसने, और परमाणु द्रव्यमान हमको दे के रखा है। एजी का दिया 108, सी का दिया मतलब कार्बन का दिया 12, ऑक्सीजन का दिया 16, नाइट्रोजन का दिया 14 यूनिट, है ना। अब अपने को ऑप्शन देख के बताना है कि सबसे अधिक वजन किसका है। तो 1 ग्राम कार्बन का है क्या, कार्बन तो 12 होते और 12 से भी 1 ग्राम बोला है तो मतलब बहुत ही कम हो गया। नाइट्रोजन परमाणु के 0.5 ग्राम अणु, है ना, 14 तो बाहर है उसका 0.5 ही ले रहे तो कम ही हो जाएगा वो। रजत के पूरा अक्खा रजत लिया 108, 108 में और 10⁻23 परमाणु, तो भयंकर बड़ा नंबर, मतलब यही हमारा आंसर। वजन सबसे अधिक होगा ना। फिर भी एक और देख लो, CO2 अणुओं के 10⁻23 अणु। तो देखो यहाँ 10⁻23 और 10⁻23 तो सेम है, लेकिन यहाँ पर रजत है 108 वाला है ऊपर अपने को, है ना। और CO2 जब निकालेंगे तो अपना 12 धन 32 कितने हो गए, 48, 48 में 10⁻23 का गुणा करेंगे जब बड़ा नंबर आएगा कि 108 में 10⁻23 का करेंगे तो 108 में करेंगे तो रजत वाला हमारा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते। बर्फ के गलनांक को निर्धारित करने के लिए एक थर्मामीटर को बर्फ से आधे भरे एक बीकर में डाल दिया जाता है और कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है। किस थर्मामीटर रीडिंग को बर्फ के गलनांक के रूप में लिख लेना चाहिए? गलनांक मतलब क्या होता है, गलने की अवस्था, कि बर्फ कब गल रही है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास एक बीकर है और बीकर में हमने क्या रख के भर के रखा हुआ है, आधे में बर्फ है और एक थर्मामीटर इस पर लगा दिया अपन ने, ये थर्मामीटर अपन ने लगा दिया। तो अब बर्फ पिघलना चालू हुई, है ना। तो बर्फ जब पिघल रही है ना तो ये थर्मामीटर का तापमान क्या होता है, बढ़ता है। पिघल रही है बर्फ तो थर्मामीटर का तापमान बढ़ेगा। ठीक है, 0 डिग्री से नीचे रहेगा, फिर धीरे धीरे करके 0 डिग्री पे आएगा और अब वो क्या होगा, तापमान एक बार आकर 0 डिग्री पे आया फिर एक बार सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो जब वो स्थिर तापमान बन जाए ना तब समझ जाना कि वो उसका गलनांक आ गया है। जब तापमान बन जाए तो उसका समझ जाना स्थिर टेम्परेचर जब आ जाए तो वो गलनांक हो जाएगा उसका। समझ गए बात। एक कंडीशन ऐसी आती है जब तापमान समान हो जाता है तो वो अवस्था परिवर्तन की स्थिति है, तो वहीं पर आपका गलनांक आपको मिलेगा। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे
भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो देखो हरे पौधों को क्या क्या लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लगेंगी, पानी लगेगा, खनिज लगेगा और सूर्य का प्रकाश लगेगा। तो ये चारों चीजें आपको लगेगी यदि भोजन बनाना है पौधों को। तो क्या लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लगेगी, वो अपने को वायुमंडल से मिल जाती है, पानी हम लोग डाल देते, खनिज खनिज भी भूमि से मिल जाते, और सूर्य का प्रकाश वो तो निस्ता मिलता है। ठीक है ना, तो ये चारों चीजें होना चाहिए भोजन तैयार करने के लिए। ठीक, खनिज और पानी को पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये करेगा जाइलम, और जब खाना बन जाएगा तो कौन करेगा, फ्लोएम का काम है, फिर वो खाना पहुंचाने का काम है फ्लोएम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हो, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना अधिक है? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो डायरेक्ट आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएंगे। तो देखो 4th नंबर का ऑप्शन देखो, जब वह मलेरिया से ठीक होने के बाद, मलेरिया से ठीक हो गया है और 4 दिन का उपवास कर रहा है और चेचक से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल कर रही है वो नर्स। ठीक है ना, तो कितना भारी काम कर रही है। एक तो मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन का उपवास, यही बड़ी बात है, और फिर चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल करना। तो उपवास में एक तो आधे बीमार तो वहीं हो गए, और फिर देखभाल कर रहे तो फिर वो बीमार पड़ने की तो संभावना है ही ना। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ रहे हैं, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है, जब किसी वस्तु पर क्या हो रही है, ऊष्मा पड़ रही है, तो क्या हो सकता है? तो देखो जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ी ना, तो ऊष्मा पड़ रही है तो क्या केवल परावर्तित होगा क्या, पूरी तरह से? हम नहीं बोल सकते, वस्तु को देख के बताना पड़ेगा। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। केवल पूरी ऊष्मा अवशोषित होती है तो ये भी वस्तु पर निर्भर है, तो ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। केवल पूरी ऊष्मा प्रसारित होती है तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि तीनों प्रकार की चीजें हो सकती है। तो इसलिए 4th वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा कि ऊष्मा अवशोषित भी हो सकती है, परावर्तित भी हो सकती है और प्रसारित भी हो सकती है। वस्तु के अनुसार सब हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण का कारण है तो अति तनाव। ध्वनि प्रदूषण से क्या हो जाता है, अति तनाव होता है ना, टेंशन होता है, सर दर्द होता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अति तनाव, क्योंकि कैंसर हो सकता है क्या ध्वनि प्रदूषण से, तेज बुखार हो सकता है क्या, मधुमेह हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, अति तनाव आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद क्या है? एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद बताना है, तो इसमें मिलता है आपको डायरेक्ट, एक तो याद रख लेना, निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में क्या मिलता है, लवण और जल मिलेगा। क्या मिलेगा, लवण और जल मिलेगा। इसका मैं आपको बता देता हूं रिएक्शन करके कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपने HCl को मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपने HCl को मिलाया, तो क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा, नमक मिल जाएगा, मतलब लवण मिल गया आपको, NaCl मिल गया, नमक मिल गया, प्लस H2O मिलेगा। क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। देखो यहाँ पर Na के साथ ये आ गया Cl, ठीक है ना, तो NaCl बन गया। अब एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, तो 2 H हो गए और O भी है, तो H2O आपका यहाँ पर आ जाएगा। आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देख रहे, लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का आज ये, है ना। तो पॉलिशदार स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह इसकी तरह कार्य करती है। पॉलिशदार स्टील की आंतरिक सतह, तो देखो स्टील जब है ना हमारे पास, स्टील ये चम्मच है, तो ये चम्मच में पहली बात तो ये देखो आर पार दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, तो लेंस वाला सिस्टम खत्म हो गया, मतलब दर्पण है वो। और उसकी परावर्तक सतह, मतलब कहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो वो दबी हुई है कि उठी हुई है, तो आप देखो दबी हुई है उसकी सतह, तो दबी हुई सतह को तो अवतल दर्पण बोलते हैं ना। 3 प्रकार के दर्पण होते हैं, पहला सीधा खड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे समतल दर्पण, पीछे पॉलिश होना चाहिए, दर्पण बनने के लिए पॉलिश होना चाहिए, समतल दर्पण। ठीक है, एक दर्पण रहेगा अवतल दर्पण, जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश रहती है और परावर्तक सतह अंदर वाली रहती है, जहाँ से प्रकाश टकराकर वापस आएगा। और एक रहता है हमारा उत्तल दर्पण, तो अंदर पॉलिश रहती है और परावर्तक सतह होती है बाहर वाली। ठीक है, इस प्रकार की। तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। ठीक, समझ गए? ठीक है ना। तो ये था आपका 5वां वीडियो विज्ञान का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, बाकी मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।